नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर 4th यूनिट समावेशी शिक्षा। कल तक हम लोगों ने जो बात की थी कि जो विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में, और फिर उसमें चर्चा की गई थी अधिकारों, संरक्षण और सुरक्षा पर जो नियोग्य बालक है उनकी। फिर सभी ने अपने अपने जो सुझाव रखे थे, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे कि नियोग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को की घोषणा एवं सुझाव। अब जो यूनेस्को द्वारा दिए गए सुझाव और घोषणा क्या है, इन्होंने भी जो नियोग्य बालक हैं, जो अक्षम बालक हैं, उनके लिए अधिकारों, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो कुछ सुझाव दिए हैं वो इस प्रकार हैं। शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। इनका कहना है कि जो शिक्षा उन बालकों को दी जानी है जो नियोग्य बालक है या विकलांगता से युक्त बालक है, उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है तो उसमें जो परिवार के सदस्य उनको सहयोग करना है, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि इस प्रकार की स्थिति होती है, कोई विकलांग है या कोई दिव्यांग अंग है किसी बच्चे का, तो वहां पर माता पिता है उसे एक अलग ही प्रकार से ट्रीट करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि भाई आपको उसका पूरा समर्थन करना है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। फिर बात हुई समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। अब बात यहाँ पर ये भी की गई कि जो विशिष्ट बालक है उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए समय समय पर समावेशी शिक्षा से संबंधित विद्यालय खोले जा रहे हैं और ऐसे टीचरों की नियुक्ति भी की जा रही है। फिर है समाज में जागरूकता। भाई समाज में इन बालकों बालिकाओं जो भी है, इनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है और मतलब कि किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो समाज को जागरूक करना है और इन समाज के माध्यम से इन बालकों को आगे बढ़ाना है। फिर बात की पाठ्यक्रम का निर्माण, और इनसे संबंधित ये है सामान्य बालकों से संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ तो सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम अगर आयोजित किया जाए और उसके द्वारा इनको पढ़ाया जाए, तो जैसे कि अब जो अंधजन विद्यालय होते हैं वहां पर ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार अगर इनमें जो भी अंग दिव्यांग है उससे संबंधित अगर इनको पाठ्यक्रम में का निर्धारण किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। फिर बात है मीडिया की भूमिका। जो मीडिया है वो भी अपनी भूमिका निभाए, समय समय पर इनसे संबंधित जो जागरूकता से संबंधित, इनसे संबंधित जो शिक्षा से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है, वो जो भी है उसका प्रचार प्रसार करे ताकि इन तक ये बात पहुंचे कि आपके लिए ये सरकार ने सुविधाएं कर रखी है, आप इनका लाभ उठाएं। इससे संबंधित मीडिया की भूमिका रहनी चाहिए। और अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनको अभिप्रेरणा देने के लिए इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी है इनको भी आगे बढ़ाने के लिए मतलब पत्राचार के माध्यम से इनका भी मतलब मोटिवेशन करें। फिर बात आई वित्तीय प्रावधान। अब इन बालकों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए सरकार को क्या करना है, एक कोष को अलग ही रखना है, मतलब कि उसको अलग ही संरक्षित करके रखना है। जब भी इनकी शिक्षा की बात आती है तो इनके लिए अलग से धनराशि को सरकार को रखनी है जो कि इनके ही शिक्षा से संबंधित व्यय की जाए। फिर बात की बाल अधिकारों की शिक्षा। अब यहाँ पर जो इनको जो बच्चे हैं इनको इनके अधिकारों के प्रति भी सजग किया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। इनको हमेशा बताना चाहिए कि आपके ये अधिकार हैं, आपको भी इनके समान अधिकार है, सामान्य बालक के समान अधिकार है। हमेशा सजग करते समय समय में जो भी अधिकार है कि वो बच्चे के पीछे हटते हैं हर कार्य करने से, या फिर हम बोलते हैं ये हमारा काम, मतलब हमको कौन अपॉर्चुनिटी देगा कि हम क्यों, मतलब हमको कौन करने देगा। लेकिन उन्हें बताना है कि आप भी इनके समकक्ष हो, आपको भी ये कार्य करना है, आपके पास भी सारे अधिकार गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। तो इस प्रकार यूनेस्को ने ये सुझाव दिए। फिर बात आई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इन्होंने भी सुझाव दिए हैं। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है, सुझाव जो दिए हैं इनको 4 भागों में बांटा है। उत्तरजीविता, विकास, सहभागिता और संरक्षण। मतलब उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, विकास संबंधी, सहभागिता संबंधी और संरक्षण संबंधी अधिकार दिए। अब उत्तरजीविता में पोषण से संबंधित जैसे हमने कल बात की थी कि भाई ये बच्चे हैं जो ना भाई उत्तरजीविता यानी कि जन्म लेने की बात हो रही है, तो उसमें वो बच्चे पोषण लेते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो सरकार ने वैसी योजनाएं चला रखी है। सुझाव दिया गया कि समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए इनके पोषण से संबंधित। भाई आजकल तो स्कूलों में पोषाहार संबंधी व्यवस्था भी हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।
फिर है जीवन स्तर। अब इनका जो जीवन स्तर से संबंधित है कि भाई इनका जो जीवन यापन करने का है, तो इनको मोटिवेट करना चाहिए। ये अपने आप में ही जीते हैं, लेकिन इनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। इनका जीवन स्तर भी उच्च हो सकता है। फिर आवास की व्यवस्था, भाई जो बाहर से आए हुए हैं, मतलब कि वो दूसरे देशों से आए और यहाँ बस गए हैं, लेकिन उनको वो नागरिकता तो मिल चुकी है उनको, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मतलब वैसे पिछड़ा ही समझ रहे हैं। तो उनको भी समझाना है कि भाई आप उनके लिए उचित आवासीय व्यवस्था करनी है, विद्यालय जाने की व्यवस्था वहां पर उनको करके देनी है। फिर है चिकित्सा से संबंधित। फिर चिकित्सा से संबंधित मतलब कि ये जो बालक हैं, बालिका हैं, इनको समय समय पर चिकित्सा से संबंधित परामर्श देनी चाहिए और इनके स्वास्थ्य से संबंधित सारे व्यवस्था करनी है। फिर है स्वतंत्रता। तो अब इनके बालकों को ये भी बताना है कि ये शिक्षकों को भी, परिवार को भी और समाज को भी ध्यान रखना है कि इनको हर प्रकार की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार सामान्य बालक रहता है, सामान्य बालक स्वतंत्र है हर चीज में, वैसे ही ये भी स्वतंत्र है। फिर है सुरक्षा। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। अगर ये बालक कहीं पर भी बाल श्रम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान दिया गया है। फिर बात आती है विकास की। अब इनके विकास पे भी सुझाव दिए गए। इनका शैक्षिक विकास यानी शिक्षा संबंधी विकास, खेल विकास यानी उनके अगर वो खेल में रुचि रखते हैं तो उनको खेल से संबंधित विकास करना है। फिर सांस्कृतिक विकास यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं और संस्कृति संबंधी अगर उनमें कोई प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ाना है। फिर है सूचना का विकास, मतलब कि इनसे संबंधित जो भी सूचना है, जो भी इनके विकास से संबंधित सूचना है, वो उनके बारे में जागरूक करना। फिर है जागरूकता का विकास, मतलब कि इनको हमेशा सजग करके रखना है। समय समय पे आपको निर्देशन और इन बच्चों को जो निर्देशन और परामर्श की जरूरत है वो समय समय पे, अगर कक्षा में है तो शिक्षक देगा, और अगर परिवार में है तो माता पिता दें, और अगर आसपास जाते हैं समाज वाले जो भी है, मतलब सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। फिर है क्षमता। अब इनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही इनसे कार्य करवाया जाए। फिर है सहभागिता। अब संघ सदस्य, सहभागिता मतलब कि साथ में कार्य करना या फिर साथ में लेकर चलना। तो संघ सदस्य मतलब कमेटियां बनती है तो उनमें इनको भी सदस्य बन सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि इनको सदस्य बनने नहीं दिया जाए, ये इनके अंदर भी काबिलियत है और ये भी सदस्य बन सकते हैं। फिर सांस्कृतिक सहभागिता। अब जैसे कि हमने बताया था कि सांस्कृतिक विकास हो रहा है, तो अब ये इनके लिए विकास करना है तो इनको भाई भागीदारी तो निभानी पड़ेगी ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा, तो सांस्कृतिक सहभागिता। फिर सामाजिक, तो समाज में होने वाले कार्य है, समाज से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उनमें इनको इंक्लूड करना। फिर बात आती है पारिवारिक, यानी परिवार से संबंधित, परिवार में जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं उनमें। फिर अगर फैसले लेने की बात आती है तो भाई अगर बड़े भाई की या बड़े बहन की भूमिका निभा रहा है तो वो छोटे भाइयों के लिए अपने फैसले भी निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार की परिवार को भूमिका निभानी पड़ेगी। फिर राजनीतिक, अगर उनके अंदर लीडरशिप की भावना है, वो नेतृत्व कर सकते हैं, तो उनको राजनीति के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है। फिर है वैचारिक, यानी कि उनके विचारों को सभी जगह मतलब नकारा ना जाए, उनको ग्रहण किया जाए, क्योंकि उनको अगर नकारा जाएगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे और वो पिछड़ते जाएंगे। इसलिए उनके वैचारिक भाव यानी विचारों को भी, भावनाओं को भी स्वीकार करना है। फिर लास्ट दिया उन्होंने संरक्षण। इसमें संरक्षण में नकारात्मक व्यवहार, मतलब कि इनका अगर नकारात्मक व्यवहार उसे किया जाएगा तो उनका संरक्षण नहीं होगा, तो नकारात्मक व्यवहार को हटाकर इनका संरक्षण करना है। फिर है शोषण। जब भी कहीं इनका शोषण किया जा रहा है, भरी सभा में या फिर कहीं भी कक्ष में या कक्षा के बाहर, अगर परिवार में है तो माता पिता अगर कर रहे हैं तो कोई भी, क्योंकि ये जो दिए थे इन्होंने सुझाव ये सभी के लिए दिए थे, केवल शिक्षा के लिए नहीं दिए थे, तो सभी के लिए। तो अगर कहीं भी इनका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। फिर है दुर्व्यवहार, और अगर दुर्व्यवहार संबंधी अगर घृणित व्यवहार किया जा रहा है, इनको अलग हटाया जा रहा है हर कार्य में, तो वो दुर्व्यवहार को संरक्षण करना है सभी को। फिर है न्याय व्यवस्था। जिस प्रकार सामान्य बालक के लिए न्याय व्यवस्था होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था होती है, उसी प्रकार इनके लिए भी सामान्य न्याय व्यवस्था करनी है। फिर है बाल श्रम। अब ये बाल श्रम ये बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फैक्ट्रियों में लगाकर इनकी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो सरकार ने नियम बना रखा है कि अगर बाल श्रम 18 वर्ष से कम का बालक अगर फैक्ट्री वगैरह में काम करता हुआ पाया जाता है तो उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
फिर है हिंसा। हिंसा मतलब कि मारना काटना, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है, युद्ध वाली स्थिति है, तो इनको इनसे बचाया जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनको इंक्लूड नहीं किया जाए, इनको इनसे परे रखा जाए, इनका संरक्षण किया जाए। तो ये तो थे यूनेस्को द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो इनके अधिकार दिए हैं और अधिकार संबंधी सुझाव बताए गए हैं। अब ग्रे कार्ड प्रश्न लिखेंगे। निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के सुझाव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकार से संबंधित सुझावों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये दोनों जो सुझाव दिए गए हैं इनका आपको वर्णन करना है। फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या फिर अपने फेस को कवर करके बाहर जाएं। और कभी भी जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर किसी भी चीजों को अगर आपने छुआ है तो हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं या फिर उसको सैनिटाइज करें। इसी प्रकार अपनी सुरक्षा हो सकती है। तो धन्यवाद।